दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है और मीरा भाईंदर शहर की एक खास खबर हम दिखाना चाहते हैं। आज मीरा भाईंदर शहर के LR तिवारी कॉलेज में एक चर्चा सत्र रखा गया था और इसके आयोजक थे प्रवासी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की ओर से पूर्वांचल की ओर से हो रहे पलायन को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज यहाँ पर चर्चा की गई। यहाँ पर इस चर्चा सत्र में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी आए थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ मान्यवर भी आए थे। तो आइए हम बात करते हैं प्रवासी फाउंडेशन के अरुण उपाध्याय जी से और जानते हैं कि किस प्रकार का ये अभियान है। अरुण जी, ये जो अभियान चलाया जा रहा है प्रवासी फाउंडेशन की ओर से पलायन को रोकने को लेकर, पूर्वांचल से जो पलायन हो रहा है उसे रोकने को लेकर किस प्रकार का अभियान है, और आज ये जो चर्चा सत्र रखा गया था, क्या चर्चा हुई इसमें? देखिए, आज की चर्चा चूंकि एक संयोग था, बहुत सारे नेता आए हुए थे, तो हम लोगों ने बात कर लिया आपस में। पिछले 6 मई को हमने हमारी जो मातृभूमि है जौनपुर जिले के मोगराबाद शाहपुर कस्बे में एक प्रवासी सम्मेलन रखा था और उसका उद्देश्य यही था कि हम पलायन की चर्चा करेंगे। उसमें जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही और प्रयागराज, इन चारों जिलों के मुंबई में रहने वाले प्रवासी आए हुए थे। अच्छी चर्चा हुई। एक था तो कार्यक्रम गेट टुगेदर का, लेकिन वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जब आप आगे निकले ही हो तो पलायन रोकने पर काम करो। वहाँ के सारे राजनेताओं ने मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया और वो सहयोग नहीं भी देंगे तो कदम मेरा बढ़ गया है आगे, मैं इस पर आगे बढ़ूंगा, इस पर कार्य करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता आना। वहाँ कोई भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, ग्रेजुएशन किया या उसके पहले सीधा मुंबई निकल लो। यहाँ आने के बाद वॉचमैन का काम मिल जाएगा, रिक्शा चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे या दूसरा कोई लेबर का काम मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अभाव में यहाँ मुंबई की तरफ लोग रुख करते हैं, आते हैं और लोग काम कर रहे हैं। हमने अखबार के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, कि लोगों में इस बात का मानस बने कि लोग अपने गांव में ही कुछ न कुछ करें। उस प्रवासी सम्मेलन के बाद कई जगह लोग प्रेरित हुए और रोजगार मेला का आयोजन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में किया। 4-5, जब तक मैं था, 1 महीने तक था मैं वहाँ, 4-5 रोजगार मेले अलग अलग विधानसभाओं में किए गए। चुनाव है, नेता लोग अपने स्वार्थवश कि हम रोजगार मेला करेंगे, युवा प्रभावित होंगे, हमको हमारा माहौल बनेगा चुनाव में। उनका जो भी मकसद हो, लेकिन बेरोजगारों के लिए काम शुरू हुआ है, तो हमको अच्छी बात है। हम इस बात के लिए लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि लोग मानस बनाएं पहले कि हम अगर ऑटो रिक्शा चला के मुंबई में 2000 रुपया कमाते हैं, यहाँ मान अपमान होता है मराठी भाषा के मुद्दे पर। अभी डोमिसाइल आ गया। डोमिसाइल किसका बनता है? जो 10 साल का निवासी होता है वही डोमिसाइल बना सकता है। तो एक तरह से ये ब्रेकर है कि पहले कोई भी मुंबई आया अगले दिन से ऑटो रिक्शा चलाने लगता था। अब 10 साल रहेगा तब डोमिसाइल बनेगा, उसके बाद वो ऑटो रिक्शा को परमिट या लाइसेंस पाएगा। तो अब उनके लिए दिक्कत हो गई है। उससे अच्छा है बिना ब्याज पर 10वीं 12वीं पास लोगों को लोन मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वहीं पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा खरीद करके चलाएं। कुछ कम पैसे भी मिलेंगे तो अपने गांव में रह करके रोजगार कर रहे हैं, कम से कम अपने परिवार के बीच में रहेंगे, यहाँ की जलालत से तो दूर रहेंगे। दूसरी बात, एक जो मैं लोगों को आमंत्रित करने के लिए गाँव में घूम रहा था, तो एक बात ये देखने में आई कि लोग अपनी पैतृक जमीन बेच करके यहाँ पर फ्लैट खरीद रहे हैं, ऑटो रिक्शा खरीद रहे हैं, टैक्सी खरीद रहे हैं, ओला उबर में अपनी टैक्सियाँ लगा रहे हैं खरीद करके, पैतृक जमीन बेच करके, जो कि गलत है। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रभावित की कि इस पर काम करना चाहिए। एक पत्रकार के रूप में काफ़ी समय से मैं यहाँ हूँ और मैंने देखा है अपने समाज के लोगों का दर्द, तो मैं इस रास्ते पे कदम बढ़ाया और अच्छा प्रतिसाद मिला। तो आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह जी से और जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में क्या कहेंगे। सर, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है उत्तरांचल के जो पलायन है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, क्या विषय था, जरा बताइए। पलायन बहुत रुका है और पलायन रुक रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से विकास 2017 के बाद शुरू हुआ है, चाहे सड़कों को, चाहे रेल को, चाहे हवाई अड्डे को, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद अब वो जो है लोग आना कम हो गए। खास करके कोरोना काल में जो लोग गए थे
उसमें से 10% लोग नहीं लौटे हैं, वहाँ उनको काम मिल गया है। सर, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, इसके लिए महाराष्ट्र में उत्तर भारत से लोग आते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कारखानों में काम। ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उत्तर भारत में क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे हैं? वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हो पा रहा है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में, मुंबई में है, वो उसको लेकर के लोग यहाँ आते हैं और अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं। और महाराष्ट्र की धरती धन्य है कि यहाँ महाराष्ट्र के लोग जो है उनको कभी अलग प्रांत समझते ही नहीं है। वो सब हमारा भाई है और इसी ढंग का जो परंपरा रही है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की परंपरा रही हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा रही हो, चाहे संभाजी महाराज की परंपरा रही हो, चाहे साहू महाराज की परंपरा रही हो, चाहे महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले की परंपरा रही हो, इस परंपराओं ने महाराष्ट्र एक राष्ट्र है, उसमें महाराष्ट्र। तो क्या माना जाएगा कि ये जो पलायन है कब तक रुक पाएगा? अगले 5 सालों में, 10 सालों में कोई ऐसा मैप बनाया है सरकार की ओर से? आते जाते लोग रहे, मुझे लगता है आने वाले 10 साल में अब वहाँ से लोग रोजी रोटी के लिए नहीं आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग आते जाते रहेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। पलायन की चीज को मैं इसलिए खारिज करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं समझता हूं कि जितना उत्तर प्रदेश का साल के विकास का बजट अब तक के इतिहास में रहा है, उससे कई गुना अधिक दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के लोग आकर के आपके उसी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर के रूप में आके लोगों ने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। यह इतिहास है, इसको नकार नहीं सकते हैं आप। क्या 2017 या 2014 के पहले कोई देश का इन्वेस्टर क्या इस तरीके का काम किया है? उस समय तो प्लान था, उस समय कोई उद्योग आपके उत्तर प्रदेश में करना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके की प्रवृत्ति बन चुकी थी, उस स्थिति में कोई इन्वेस्टर वहां गया नहीं, बल्कि जो कारोबार था उसको बंद करके गए लोग। लेकिन आज वहां की बंद चीनी मिलें चालू हो गई, वहां के बंद सूती कारखाने जो थे आपके, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे मऊ में हो, ये बंद कारखाने आपके चालू हो गए। आपके जितने भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने भी नौजवान थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपया बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सूद के, ब्याज के उनको दिया जाता है कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप आगे बढ़े। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया गया, उन्हें शिक्षा दिया गया कि आप यहीं पे व्यवसाय करें, यहीं पे कार्य करें। मैं समझता हूं कि अब तक के इतिहास में हम लोग भी एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पाया है, जो हम लोगों ने देखा है, इस समय हमारा उत्तर प्रदेश सड़कों की इन चीजों को छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं विकास के क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र में जहां से विधायक हूं, बाबतपुर एयरपोर्ट आता है, वहां के चीजों का विस्तारीकरण को आप देख लें। और वहीं पे आप अभी, मैं समझता हूं कि 1 हफ्ता पहले आदरणीय योगी जी ने 800 करोड़ रुपए का एक वहां के लोगों की सुविधा के लिए वहां पे ट्रामा सेंटर खोला, 100 बेड का हॉस्पिटल खोला, एजुकेशन हब बनाया, यहीं पे होम्योपैथ कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरीके से शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपका करखियाव एग्रो पार्क है, आप उस एग्रो पार्क के बहुत पहले आमूल वहां आके और वहां के भ्रष्ट जो सरकारें थी उसके माने जिस तरीके का उनका आचरण था, आमूल वहां स्थापित नहीं हो पाया था। आदरणीय योगी जी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आमूल जो भाग गया था यहां से, वह आमूल फिर आता है, स्थापित होता है। और आज व्यवसाय को, माने नौकरी को छोड़ दीजिए, मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं, हर गांव में जो सुविधा सरकार ने दिया है गौपालन का, 50% से अधिक उनको छूट दिया है कि आप गाय भैंस खरीदिए, सरकार उसका पैसा देगी, उनके रख रखाव के लिए पैसा दे रहे हैं। यह व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भूमिहीन है, जिनके पास तो कुछ भी कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को घर में गाय भैंस रख करके प्रतिदिन दिन भर अपना कोई काम करने के बाद और वह आकर के कुछ मेहनत करके दूध बेच के डेली उनके खाते में पैसा जा रहा है। मैं तो नहीं समझता हूं कि प्लान है, और मैं इसको भी नहीं नकार सकता। आज महाराष्ट्र में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे फडणवीस जी को कि वह उत्तर भारतीयों को उन्होंने सम्मान दिया,
इसके पहले की जो सरकारें थी, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ अपमान किया गया, उन्हें जिस तरीके का उन्हें भेदभाव करके अलग बांटा गया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उन्हें अपनाते हैं लोग। और निश्चित रूप में मैं कहना चाहूंगा, वह केवल सब्जी नहीं बेचते हैं, आज बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग हमारे उसी पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आके लगाए हुए हैं, जहां पे महाराष्ट्र के लोग उसमें नौकरी करते हैं। तो मैं इसको भी नहीं नकार सकता। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम यहाँ पे जमीन पे यहाँ पे इतना मजबूत हो चुके हैं कि आज सरकार जब बनती है तो उत्तर भारतीय उस पर निर्णय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। हम यहाँ भी मजबूत हैं और उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम इस चीज को आपको नकारते हैं कि हम पलायनवादी, हम पलायन नहीं है। हम मजबूती के साथ, चाहे गुजरात में भी गए हैं, आज देख लीजिए सूरत में जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, होंगे अगर 60-70% वहां के, तो दावे के साथ कह रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भी लोग वहां पे बड़े बड़े कारखाने खोल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज आप लोग न करें। मैं चाहूंगा एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है कि जैसा सर ने अभी बताया कि महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, उन्होंने उत्तर भारतीयों को सम्मान दिया है, स्वागत किया है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। सर पूरी बात सुनिए सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर, भाषा को लेकर सर एक मेरा सवाल पूरा होने प्लीज। तो ये घटनाएं आम हो गई हैं। दूसरी बात सर, अभी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। दूसरा अब महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को मराठी जबरन सिखाई जा रही है, क्लासेस लिए जा रहे हैं और उन्हें मराठी भाषा सीखने को बाध्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुनिए, मैं खुद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पे हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमारे टैक्सी के ड्राइवर, उनका बढ़िया हम लोग एक गेट टुगेदर किए और हमने चैलेंज किया है अगली 1 मई को मराठी गीत जो है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, ये हमारे उत्तर भारतीय गाएंगे। हम लोग परिश्रमी आदमी मेहनत कर लेंगे। ये इक्का दुक्का लोग कोई कुछ बोलते हैं। देश को जोड़िए, देश को मजबूती की दिशा में बढ़िए। प्रश्न इसी तरीके का